हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज संडे को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द आउटलुक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। इस आर्टिकल में एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रीलिम्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। मेंस का क्वेश्चन क्या तैयार करेंगे, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है और कुछ मेजर्स सजेस्ट करिए। इसके रीज़न और कुछ मेजर्स के बारे में बात करेंगे। ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है, प्लस इसमें डेटा है वो भी आपको आ सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है विल न्यू सोलर पावर रूल्स बूस्ट प्रोडक्शन। सरकार के द्वारा एक नए रूल्स लाए गए हैं, अप्रूव्ड मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर वोल्टिक मॉड्यूल ऑर्डर 2019। ये ऑर्डर क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और जो अभी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके ट्रू नेचर के बारे में बात करेंगे। इंडिया जो है इतना रिलाई क्यों करता है चाइना के ऊपर, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ द आउटलुक ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इकोनॉमी जो डायमेंशन डालेंगे वहाँ पर ये सारे डेटा आप जो है लिख सकते हैं। तो GS1 मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन शायद ना भी पूछे, लेकिन आपको काम आएगा वहाँ पर डेटा डाल करके जस्टिफाई करने के लिए आपके स्टेटमेंट को। नेक्स्ट अगर देखें तो GS3 में यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्या रीज़न्स हैं कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, और कुछ मेजर सजेस्ट करिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इस आर्टिकल से ये सारी चीज़ें हम एड्रेस करेंगे। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से देखें तो यार इसके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट डेटा पूछा जा सकता है। जो लाइनें आपको यहाँ पर पूछी जाएगी वो मैं यहाँ से निकाल के आपको बता दूंगा, वो आपको ध्यान रखना है। वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज इट इज़ स्टेटमेंट उठा के दे सकते हैं। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट ILO के द्वारा रिलीज़ की गई है। लास्ट वीक हम लोगों ने सिमिलर रिपोर्ट पढ़ी थी, सेम रिपोर्ट, लेकिन जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, जॉब्स अमॉन्ग यूथ। ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया था। आज हम महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे। ये सारा डेटा का खूब सारा एनालिसिस करेंगे। आपको पहला स्टेटमेंट में यही पूछ सकता है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिसेंटली किसने रिलीज़ किया है, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और ILO। फिर दूसरा स्टेटमेंट कोई डेटा दे दिया, थर्ड स्टेटमेंट में कुछ एनालिसिस दे दिया। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कई सारे लेबर मार्केट इंडिकेटर्स जो हैं दिए गए हैं, और जो डेटा है वो 2000 से 2022 के बीच का डेटा लेकर इसका एनालिसिस किया है। किन किन चीज़ों का एनालिसिस किया, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, और फिर इनके अंदर भी अलग अलग महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, यंग लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें पर्टिकुलरली एनालाइज की गई है। तो यहाँ पर डेटा ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का है। कई सारे लेबर मार्केट इंडिकेटर्स इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे 2000 से 2019 के बीच में, तो ये तीनों में अगर आप देखोगे तो इनका जो नंबर है वो काफ़ी डिटोरिएट हुए हैं। लेकिन उसके बाद में 19 के बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। ठीक, पहले बात कर लेते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन की। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 2023 में अगर हम देखें एग्जैक्ट जो नंबर है वो क्या है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल इज़ 78.5%, वेयर एज इन फीमेल इट इज़ 37%। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ क्या देख सकते हैं, 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना हुआ, 74, 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है। तो आपका ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमॉन्ग मेल इज़ मोर देन ट्वाइस देन फीमेल। इस तरह का स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, आपको इस तरह का स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड का एवरेज निकालेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमॉन्ग वुमेन कितना है, 49। तो ओवरऑल वर्ल्ड के एवरेज से हम लोग काफ़ी पीछे हैं, ऑलमोस्ट
12% के आसपास ये गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो वेरिएशन किस तरीके से हुआ है पहले ये भी समझते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमॉन्ग फीमेल हैड बीन स्टेडली डिक्लाइन सिंस 2000 एंड टच 24.5% इन 2019। तो 2000 से चालू हुआ और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या हुआ है, लोवेस्ट लेवल पर 2019 में आया, उसके बाद से हमें राइज होता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, पैटर्न होगा। ये जो लाइन दिख रही ना, ये लाइन एज इट इज़ आ जाएगी। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है 2010 से 2019 के बीच में, तो ये भी सही होगा। 2000 से 2019 के बीच में ये भी सही होगा। तो 21वीं शताब्दी के पहला डिकेड और सेकेंड डिकेड में ये स्टेडली डिक्रीज़ हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। फिर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, वो मेनली कहाँ पर हो रहा है, मेनली रूरल एरियाज़ में हो रहा है और मोस्टली किस में हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कोविड के पहले हुआ था 2017-18 में डिमोनेटाइजेशन के बाद से, और फिर कोविड आने के बाद बहुत ज़्यादा रूरल डिस्ट्रेस है जिसके कारण महिलाओं को जॉब करनी पड़ रही है। और सिमिलर चीज़ यहाँ पर डेटा के साथ दी हुई है। नियरली 2/3 ऑफ इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग 2019 कंप्राइज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर अमॉन्ग होम अनपेड फैमिली वर्कर प्रीडोमिनेट। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 100 जो है जॉब्स आई हों महिलाओं के लिए, जिसमें 100 महिलाएं जो हैं जॉब कर रही हैं, 100 महिलाओं में 66 महिलाएं जो जॉब कर रही हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की तरह जॉब कर रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का मतलब क्या होगा, ज़्यादातर महिलाएं जो हैं एग्रीकल्चर वगैरह में होंगी, और इसमें 66 में भी जो महिलाएं काम कर रही हैं वो अनपेड वर्क है। ठीक, तो प्रीडोमिनेटली 66 में भी मान के चलो कि 30-40%, 50% जो महिलाएं हैं उनको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है उनके काम के लिए। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है वो मेनली यहाँ पर ही बढ़ा है, सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा है ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करें तो। और जो रेगुलर वर्क है उसका शेयर अगर आप देखोगे तो इनिशियली 2000 के बाद से लगातार बढ़ता आ रहा था, लेकिन 2018 के बाद से वो गिरता हुआ दिख रहा है। ये लाइन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रीलिम्स में आ सकती है। द शेयर ऑफ रेगुलर वर्क विच स्टेडली इंक्रीज आफ्टर 2000 स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर 2008। ठीक, तो इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं इसे समझ लेते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि नॉन फार्म वर्क ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो। नॉन फार्म वर्क बढ़ने से महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा, जो मेल होंगे है ना वो क्या करेंगे, ये नॉन फार्म वर्क करेंगे, और महिलाएं जो हैं घर पे रहेंगी, रुक कर काम करेंगी, तो वो घर का जो एग्रीकल्चर का कार्य है वो कर सकती हैं। तो ये एक रीज़न जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा ये रीज़न क्लेम किया जा रहा है कि जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण नहीं, रूरल डिस्ट्रेस के कारण नहीं, इसलिए है क्योंकि नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स बढ़ रही है और जो उनके हस्बैंड हैं, जो मेल काउंटर पार्ट हैं, वो नॉन फार्म सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं को घर में जो खेती है उसे करना पड़ रहा है। तो ये एक रीज़न बताया जा रहा है। अब कुछ रीज़न्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स के मेन और प्राइमरी रीज़न होते हैं। क्यों महिलाएं जो है लेबर फोर्स में एंटर नहीं करती है, तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड ये सारे फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यार लैक ऑफ जॉब्स ही नहीं है महिलाओं के लिए। तो छोड़ो, नॉर्मली जो यंग लोग हैं इंडिया में ग्रेजुएट होने के बाद उनके लिए जॉब बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इतना सफ़र करना पड़ता है। ग्रेजुएशन तो कुछ है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो डिग्री लेने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद भी जो जॉब्स हैं वो उतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो डिमांड बहुत कम है। ठीक, तो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है नहीं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि महिलाएं जो हैं मार्केट में, लेबर मार्केट में एंटर नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी रीज़न है वो है जो महिलाएं हैं वो सारी केयर गिविंग ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, घर में कुकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें करने के लिए भी महिलाएं जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पूरा घर बार संभालना, ये सारे कार्य करना महिला की जिम्मेदारी है। पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके अलावा सेफ्टी इश्यूज़ बहुत है।
प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है महिलाओं के लिए, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, और जो पुलिस है ना, उसमें भी अगर देखेंगे तो पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टीज़। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है जिसके थ्रू महिलाओं को सेफ किया जा सके। तो ये कुछ प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के कम होने के महिलाओं में, ठीक। तो इसी तरीके के रीज़न पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता भी होगा, 2023 में जो इकोनॉमिक्स नोबल प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन को। उनकी जो रिसर्च थी वो इसी के ऊपर थी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के ऊपर। उनने एक यू कर दिया था, ठीक। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहले कम होगा, मिनिमम होगा और उसके बाद बढ़ेगा, ठीक। तो हो सकता है कि इंडिया में भी इसी तरीके का पैटर्न हमें देखने मिले। अभी पार्टिसिपेशन रेट कम हुआ है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बढ़ रहा है वो अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की तरह बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, कम होता है तो महिलाएं जो हैं एजुकेट होती जाती हैं, और फिर जब बढ़ता है तो उन्हें अच्छी जॉब्स मिल रही होती हैं। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की तरह जॉब नहीं करती और सिर्फ रूरल एरिया में जॉब नहीं करती। तो अभी जो है कहना कि हम यू कर फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एक रीज़न जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होने का है वो ये है कि 14 से 19 साल की जो महिलाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने लगी थी, है ना। तो अभी जैसे आप देखेंगे जो महिलाएं हैं उनका भी एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी बढ़ गया है एजुकेशन में, इसलिए जो है वो लेबर मार्केट से बाहर चली गई थी, एजुकेशन ले करके अब वापस आ रही हैं, तो इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। ये भी कुछ लोगों का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुआ था और उसके बाद अब राइज हो रहा है। हालांकि कुछ लोग जो काउंटर क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूरी एज ग्रुप की महिलाओं में कम हो रहा था और अभी पूरी एज ग्रुप की महिलाओं में बढ़ रहा है। तो इसलिए सिर्फ एजुकेशन वाला जो चीज़ आप रीज़न दे रहे हैं ये सही नहीं होगा। चेंज क्या करने की ज़रूरत है? डिमांड साइड में सबसे पहले तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना। इस तरह के सेक्टर में जो है जॉब्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या हो सकता है? महिलाओं के लिए प्रॉपर सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेट्रो जैसी चीज़ें, है ना, और वहाँ पर सेफ्टी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि आपके क्या हो जाएंगे, वे फॉरवर्ड में आ जाएंगे। आप लोग और सारे मेजर्स जो है अपने मन से कुछ चाहें तो बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल है विल न्यू सोलर पावर रूल्स बूस्ट प्रोडक्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली रूल्स आपको मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का जो सोलर प्रोडक्शन है वो हाईली किस पे रिलाई करता है? इंपोर्ट्स पे। तो हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या जो है चीज़ें कर सकते हैं, सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। इस तरह का अगर मेंस में आपको सवाल आता है तो प्रीलिम्स में आ सकता है यार, डायरेक्टली आपको रूल्स और गाइडलाइंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको ऑर्डर को मेंशन करना होगा और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बस मेंशन करना होगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आर्टिकल शुरू करेंगे। इंडिया के जो सोलर पैनल हैं, सोलर मॉड्यूल्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो हाईली किस पे रिलाई करता है? इंपोर्ट्स पे। और ये इंपोर्ट्स कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। ये इंपोर्ट्स क्यों आते हैं? जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से क्यों बुलाना पड़ता है? क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी चीप होते हैं। हम लोग सोलर सेल, सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं और असेंबल करते हैं, सोलर मॉड्यूल बनाते हैं और बेच देते हैं। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो मेनली इंपोर्टिंग और असेंबलिंग वाली चल रही है। इंडिया में इंडिजिनसली हम रॉ मटेरियल से शुरू करते हुए पूरा का पूरा सोलर मॉड्यूल खुद से नहीं बना रहे हैं। मैक्सिमम कंपोनेंट, इनफैक्ट सारे ही कंपोनेंट इंपोर्ट किए जाते हैं, किससे? चाइना से।
ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि जो मॉड्यूल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, n नंबर ऑफ सोलर पैनल से। सोलर पैनल है वो किससे बनते हैं, n नंबर ऑफ सोलर सेल से। और सोलर सेल्स जो हैं आपके कई सारे रॉ मटेरियल से मिलके बनेंगे, जैसे कि इंगोट्स हो गए, वेफर्स हो गए, ये सारी चीज़ों से मिलके बनते हैं, इंगोट्स वेफर्स। ठीक, ये जो इंगोट्स वेफर्स हैं ये सारे के सारे रॉ मटेरियल हमें चाइना से बुलवाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद जो है इसे असेंबल करके सोलर सेल बनाते हैं। मल्टीपल सोलर सेल बनाई तो उससे सोलर पैनल बन जाएंगे, और n नंबर ऑफ सोलर पैनल को लगा दिया तो सोलर मॉड्यूल बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो असेंबलिंग और इम्पोर्टिंग पे रिलाई करती है। ठीक, तो रियल में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो इंडिजिनस प्रोडक्शन बहुत कम है, और सारा का सारा जो इम्पोर्ट है वो किससे आता है, चाइना से आता है। तो ये आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जॉब्स भी बढ़ाने के लिए इस सेक्टर में सरकार के द्वारा नए रूल्स लाए गए हैं। जो रूल्स लाए गए हैं वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट किए गए जाएंगे। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो 2019 में भी आया था, और दोबारा से इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके दोबारा 1 अप्रैल से इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ऑर्डर है वो क्या है, द अप्रूव मॉडल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल। ये जो ऑर्डर है ये फर्स्ट टाइम MNRE ने 2019 में इम्प्लीमेंट किया था, इशू किया था। ठीक, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फुलफ़िल करनी है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, सोलर मॉड्यूल को जो बना रही हैं उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कुछ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना है। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो वॉलेंटरली फुलफ़िल करना है, इसका मतलब मैंडेटरी सरकार ने नहीं किया है। अगर कंपनी चाहे तो फुलफ़िल कर सकती है इस रिक्वायरमेंट को, ना चाहे तो ना करे। ठीक, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो क्या करेंगी, NISE को इनवाइट करेगी हमारे अपनी फैसिलिटीज़ में आकर के इंस्पेक्शन करने के लिए। NISE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि एक मिनिस्ट्री एफिलिएटेड बॉडी है, MNRE के अंदर है। ये बॉडी कहाँ पर जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इनविटेशन कौन देगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप आइए हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करिए, सर्टिफाई करिए, और हम लोग जो है एक ट्रू मैन्युफैक्चरर हैं, अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक, तो अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर की अगर इन्हें लिस्ट में आना है तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन के लिए इनवाइट करेंगे। अब इनको कब जो है अप्रूव मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में डाला जाएगा, जब NISE जो है इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा कि इन लोग हर चीज़ इंपोर्ट और असेंबल करके नहीं बेच रहे। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इंडिया में ही क्या की जा रही है, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर की जा रही है। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो प्रोसेस है उसमें इंपोर्ट तो होगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खुद ही बनाई जाएगी, कुछ ना कुछ इंपोर्ट होगा, लेकिन सब कुछ इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो और मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंडिजिनसली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही हो। उन्हीं यूनिट्स को NISE सर्टिफाई करेगा एज अ ट्रू मैन्युफैक्चरर और अप्रूव मैन्युफैक्चरर। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया इतना ज़्यादा इंपोर्ट पे रिलाई क्यों करता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली और आपने सारा चीज़ें मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक सोलर मॉड्यूल लेके आए। एक सोलर मॉड्यूल की कीमत आपकी 100 रुपये की आ रही है। अब आपने जब प्लान डाला तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी, लैंड की कॉस्ट पड़ी, और इनिशियली जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। अब 100 रुपये का आप बेचने जाओगे, ठीक, 100 रुपये का बेचने का, और 75 रुपये का चाइना का पड़ा हुआ है सोलर मॉड्यूल, तो कौन आपका खरीदेगा। ना आपका डोमेस्टिक में जो है डिमांड बढ़ेगी, ना आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल जो प्राइस है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा, मार्केट में रहने के लिए ये सोचेगा कि यार ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसको छोड़ते हैं, जो सस्ते सस्ती चीज़ें हैं उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये इंपोर्ट करेगा, असेंबल करेगा, और ये सारी की सारी चीज़ें 75 रुपये में देगा। तो इस कारण से लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत में जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन्हें सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो कुछ समय तक के 100 रुपये में बेच सके। फिर धीरे धीरे जब इकोनॉमिक ऑफ स्केल में बल्क प्रोडक्शन करता है तब वो प्राइस जो है 90 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 75 आएगा। ठीक, तो इतने आसानी से क्या नहीं होता है, आपका जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है वो अचीव नहीं होता, आपको काफ़ी साल लग जाते हैं, और ओवरऑल आपकी कॉस्ट हाई रहती है, और उस समय तक के आपके जो सोलर सेल हैं अगर वो बिके नहीं तो आप मार्केट से ही बाहर हो जाओगे, और आप compete नहीं कर सकते चाइना जैसी कंट्री से, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बल्क में प्रोडक्शन होता है। इसलिए वहाँ पर जितने भी सोलर सेल हैं, सोलर मॉड्यूल्स हैं, उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है।
इनफैक्ट अगर हम चाइना की बात करें तो पूरे वर्ल्ड को ये सप्लाई कर रहा है। 80% जो सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल हैं वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के, वो कौन सप्लाई करता है? चाइना सप्लाई करता है। ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और यही चीज़ इंडिया में भी हो रही है, क्योंकि जो कॉस्ट है ये इम्पोर्ट्स हैं बहुत चीपर हैं, और ओवरऑल जो सोलर मॉड्यूल की कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। हम सोलर मॉड्यूल इंस्टॉल भी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे कब? जब उसकी कॉस्ट होगी कम। अगर हम जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो कोई सोलर इंस्टॉल ही नहीं करेगा, सोलर रूफटॉप ही नहीं लगाएगा। तो हम कॉस्ट भी कम करना चाहते हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया की रखना चाहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ट्रू मैन्युफैक्चरर हैं, अप्रूव मैन्युफैक्चरर है। तो ये एक डिलेमा है, ये एक ट्रेड ऑफ है। लेकिन सरकार अब फाइनली डिसाइड कर चुकी है कि अब समय आ गया है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है कैपेबिलिटी उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने बाय 2030 500 गीगावाट तक की जो एनर्जी है वो कहाँ से सोर्स होगी? नॉन फॉसिल फ्यूल से सोर्स होगी, ये टारगेट किया है। इसका मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से ऑलमोस्ट 50% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो बाय 2030 टोटल सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए? 280 गीगावाट। और अगर आप 2023 से बात करें तो 40 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी हर साल ऐड होना चाहिए। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इंडिया ने जो है 13 गीगावाट ही जस्ट क्रॉस किया है। हर साल जो है इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी बढ़ी 13 गीगावाट, जो कि कम है। सरकार का कहना है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो कोविड-19 के कारण अफेक्ट हुई है, नहीं तो हम लोग प्रॉपरली क्या चल रहे थे, एकदम ट्रेजेक्ट्री हमारी सही चल रही थी और टारगेट अचीव करने की तरफ एकदम अग्रसर थे। ठीक, अब बात ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चर हैं, ये वॉलंटरली करेंगे क्यों? इनको फ़ायदा क्या होगा? अगर ये वॉलंटरीली करते हैं तो इन्हें अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर की लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर ये लिस्ट में आ जाते हैं तो जो सरकार की फ्लैगशिप सोलर एनर्जी प्रोग्राम है इनको उसमें compete करने दिया जाएगा एज अ जो है सप्लायर। मैन्युफैक्चरर तो हैं ही ये, जैसे कि सोलर रूफटॉप स्कीम है सरकार की जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। इसके अंदर सरकार जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड में सोलर रूफटॉप लगाने का प्लान कर रही है और उसके लिए 75,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। अब इसमें जो सप्लायर होंगे वो कौन होंगे? जो कि एलिजिबल लिस्ट में आए हैं, अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में है। इसके अलावा बाहर का कोई भी मैन्युफैक्चरर यहाँ पर सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर कर रहा है सिर्फ वही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा एक और स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम, इसके अंदर जो है सोलर पंप सेट फार्मर्स को प्रोवाइड करना था। ये सोलर पंप सेट कौन प्रोवाइड कर पाएगा? जो एलिजिबल और अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर रहेगा, जो ये लिस्ट में अपना इंस्पेक्शन आएगा और इंस्पेक्शन करा चुका होगा, NISE से सर्टिफाई कर चुका होगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में भी जो है इसी तरह के अप्रूव मैन्युफैक्चरर को ही बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो सरकार बढ़ाना चाहती है। होपफुली आपको चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी होगी। क्या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी एडिक्वेट है? एडिक्वेट नहीं है यार, इसलिए तो जो है ये सारी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। ठीक, हालांकि अभी जो चाइना है उनके सप्लाईज को डेंट करने के लिए यूएस ने कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए। जो सोलर पैनल है, सोलर मॉड्यूल है, इसके इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगाए ऑन द ग्राउंड्स दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सोलर पैनल रिलाइड ऑन द फोर्स लेबर बाय यूगियर मुस्लिम इन द जिनजियांग प्रोविंस। एक जो मुस्लिम है जिनजियांग प्रोविंस में, उनसे फोर्स लेबर की तरह काम कराया जा रहा है, इसलिए सोलर मॉड्यूल्स की जो कॉस्ट है लेबर कॉस्ट ना के बराबर है, तो इनकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस रीज़न के कारण यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगाए कि हमारे यहाँ सोलर मॉड्यूल नहीं रह सकते। और इसका बेनिफिट किसको मिला है? हमारे यहाँ सोलर मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट हो सकते। इसका बेनिफिट किसको मिला है? इंडिया को मिला है। पिछले 1 साल में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन वर्थ के आसपास आ चुका है 2023 और 24 में। लेकिन रिसेंटली जो यूएस है उसने इंडिकेशन दिया है कि जो उसने ये डिसीज़न लिया था कर्बिंग करने की, इसे वापस रोल आउट करने वाला है और दोबारा से यूएस और यूरोप में इंपोर्ट दोबारा से शुरू हो सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान किसको हो सकता है? इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को हो सकता है। अगर हम अभी बात करें तो जो लिस्ट है अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर की, उसमें टोटल 12 मैन्युफैक्चरर हैं जो लिस्ट अभी तक आई है। सरकार का कहना है कि टोटल हमारे पास 82 ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक, तो अभी लेकिन ये लिस्ट में नहीं है,
तो अभी हम बता नहीं सकते ये 82 मैन्युफैक्चर कौन है जो कि सोलर सेल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये नंबर जब तक लिस्ट बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आती हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अभी जो एक्चुअल नंबर हमको पता है वो 12 सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर का नंबर है, जो कि ऑब्वियसली इनएडुकेट है। कम से कम 100-200 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होना ही चाहिए, मिनिमम है ये। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। वॉलेंटरली जो रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ गई होगी, और वो रिक्वायरमेंट वॉलेंट्री क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें स्कीम में एज अ सप्लायर जो है बनना है, तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।